हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जानी बोलते फादर वापस आ गए हैं, वो फिर उससे हक कर लेता है। लान साहब बोलते कि तुम कुछ ज्यादा ही हैवी हो गए बच्चे, वो बोलते मैं घर आ गया हूं, तो नानचंग इमोशनल हो जाती है। तो चैप्टर नंबर 10 की स्टार्टिंग होती है। नानचंग बोलते तुम्हें फाइनली पता लग गया कि घर कैसे आ, तुमने मेरे को लगता है खाना नहीं खाया होगा, डिनर नहीं किया होगा, है ना? मैं कुछ जाती हूँ और बनाती हूँ। लान साहब बोलते कि फादर मदर ने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है, वो हर दिन तुम्हारे बारे में सोचती थी। फिर लान साहब जल्दी से जाते हैं नानचंग के पास और बोलते हैं चैंग। नानचंग कुछ नहीं बोलती है, लान साहब से हक कर लेते हैं। नानचंग रो रही है। लान साहब बोलते कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चिंता कराई। नानचंग बोलती कि कभी भी इतनी ज्यादा लंबे टाइम के लिए मत जाना, नेक्स्ट टाइम, ठीक है? लान साहब बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर ऐसे लान स्वान यू ने एक और खाना खाया अपने फादर के साथ। उस दिन फैमिली द्वारा फुल हो गई, कंप्लीट हो गई। फिर हम ऐसे प्लेनेट यांडॉग का सीन दिखाई देता है, स्टाफ रेजिडेंस का, ब्रांच रिसर्च लैब का। वहाँ पे नाना होती है, वो अपने बाल बांध रही होती है। फिर हम बताया जाता है कि जैसे वो प्लेनेट यांडॉग में वापस आई, नाना ने और ज्यादा टेस्ट लिख किए, मतलब उसकी बॉडी के जो हुए, उसने हर एक सिंगल टेस्ट किया, पर जो रिजल्ट थे वो और ज्यादा शॉकिंग थे। रिजल्ट ने ये बताया कि सब कुछ नॉर्मल है। वो सिंगल सिग्नेचर को भी फाइंड नहीं कर पाए एनर्जी का उसकी बॉडी में से। काफी ज्यादा टाइम इसी चीज को बार बार सोचने से जो रिसर्च लैब थी, उन्होंने डिसाइड किया कि जो नाना की जो रहने का टाइम है वो 6 साल ज्यादा इंक्रीज कर देना। इन 6 साल में वो अलाउडेड नहीं है रिसर्च लैब एरिया को लीव करने के लिए। और इस टाइम में नाना ने सोचा कि वो एलिमेंट्री स्कूल में जो बच्चे हैं उनको सिखाए जो लैब में है, टी-शर्ट आर्ट टीचर के रूप में। जो रीजन था नाना ने ये चीज इसलिए चूज की, वो सिंपल थी, ताकि ये जो बच्चे हैं वो उसे लांसवान यू की याद दिलाएं। ऑफ कोर्स स्कूल को भी मतलब स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले थे लैब से, मतलब फिर वही जो लैब का होता है वो प्रिंसिपल को बोल रहा होता है कि बिना उसकी परमिशन के कोई भी अलाउडेड नहीं है उसके 10 मीटर के आसपास भी आने के लिए। उसके पास अपना इंडिविजुअल ऑफिस होना चाहिए। प्रिंसिपल बोलते क्या हम ना लें उसे, तो ये ठीक नहीं रहेगा। रिसर्च वाला बोलता कि नहीं, तुम ऐसा करने के लिए भी अलाउड नहीं हो। नाना आ जाती है वहां पर, बोलती है हेलो एवरीवन, मेरा नाम नाना है, आज के दिन से मैं तुम्हारी एंशिएंट आर्ट टीचर हूँ। तो बच्चे खुश होते हैं और बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग मिस नाना। वो बोल रही थी कि वाह मिस नाना तो बहुत प्रिटी है। एक बोल रही थी हाँ ये तो प्रिटीएस्ट पर्सन है जितना भी मैंने देखा आज तक। नाना फिर आगे की तरफ देखती है, वहाँ पे एक लड़की होती है पीछे जिसके ब्लू बाल होते हैं और ब्लू आईज होते हैं। नाना उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या और तुम्हारी एज क्या, कितने ओल्ड हो तुम? वो बोलती है कि हेलो टीचर, मेरा नाम डोंग क्वान क्यों है? वेल डोंग क्वान ही बोलेंगे। वो बोलती है मैं ऑलमोस्ट 7 हूँ। वो उसके सर के ऊपर हाथ रखने लगी होती है। डोंग क्वान कुछ फील करती है और वो पीछे की तरफ रिट्रीट करती है। वो सोची होती है कि चाहती है। नाना भी जल्दी से मूव करती है अपने हाथ को लेके। वो सोची होती है तो फास्ट है। नाना फिर अपने हाथ को उसके सर के ऊपर रख देती है। डोंग क्वान कुछ दूसरी जगह में पहुंच जाती है, वो अजीब सा फील कर रही होती है। नाना बोलती है सब कुछ ठीक है, मैं समझती हूँ। डोंग क्वान फिर हैरान होती है काफी ज्यादा। वो सोची होती है मिस नाना इसने क्या किया मेरे साथ, और इसका क्या मतलब कि वो सब कुछ समझती है। पहले एंशिएंट बीस्ट तो नहीं है ब्लू कलर वाली। नाना बोलती है कि जो हमारी क्लास है वो एंशिएंट आर्ट क्लास है, हम ये लर्न करेंगे कि कैसे साउल मास्टर जो थे वो बैटल करते थे पहले एंशिएंट टाइम में। तो हमारी जो क्लास है वो फोकस करेगी लाइव बैटल्स के ऊपर। फिर हमें प्लेनेट डावलियो का सीन दिखा देता है। वो जो लड़की होती है मैनेजर टांगली की, वो बोलती है टांगली हमारा जो नेक्स्ट कंसर्ट है वो प्लेनेट यानलुओ में होगा। जो तुम्हारा सॉन्ग है न्यान वो बहुत ज्यादा अच्छा था, पर वो सिर्फ एक ही सॉन्ग था, तो क्या तुम सच्ची मुझे दूसरे अनदर सॉन्ग को नहीं लिखने वाले हो? टांगली बोलते है वेल मैं सोचूंगा उसके बारे में। वो विंडो से देख रहा होता है दूसरी जगह पे। फिर ऐसे में ट्यान्यू का सीन दिखा देता है। ट्यान्यू बोलते बाय फादर, मैं जा रहा हूँ। लांसा बोलता है कि ठीक है ध्यान देना। येलिंग भी होती है, वो बोलती है कि मैं भी क्लास में जा रही हूँ फादर। लांसा बोलते है कि सीनियर ऑफिसर काफी टाइम हो गया है ना हमें। ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें मुझे अब ग्रीट नहीं करना पड़ेगा एज अ सीनियर ऑफिसर, क्योंकि मैं डिमोटेड हो गया हूँ, पर मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करता हूँ तुम्हारी प्रमोशन के लिए। लांसा बोलते क्या हुआ सीनियर, क्या कुछ हुआ है? क्या ऐसी बात है जो तुम मुझे बता सकती हो? कमांडर बोलता है वेल कि चलो चलते हैं कॉफी पीते हैं। वो ऐसे बैठे होते हैं एक जगह पे। कमांडर बोलता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि क्या इंसिडेंट हुआ था हॉरिजन बिल्डिंग में। ऐसे तो हमने मैनेज कर लिया था उन विलन्स को रोकने के लिए जो कि सिटी ऑफ सिनर्स के थे, पर हमारे पास फिर भी 100 ऑफ कैजुअलिटी थी। मैं कमांडर था जो कि पूरे ऑपरेशन को देख रहा था, तो ये सारी मेरी गलती है। लांसा बोलते पर ये क्यों? कमांडर बोलते कि यही बेस्ट आउटकम है मेरे लिए, क्योंकि ये सभी मिलिट्री ऑफिसर्स में ऐसा ही होता है। पर मैं तुम्हारे सन के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, ज़ुआन यू के बारे में। तुम्हारा जो सन है वो प्रोबेबली 2 साल स्पिरिट के साथ पैदा हुआ है ना? लांसा भी हैरान होता है। कमांडर बोलता है कि मैंने देखा था उसके पास डिफरेंट ब्लू सिल्वर ग्रास है हर एक हाथ पे। उसकी जो साल स्पिरिट है वो प्रोबेबली ऐसी तो म्यूटेटेड वर्जन है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हेवेंस ने उसे ब्लेस्ड किया इतने ज्यादा टैलेंट के साथ, और इस तरह का टैलेंट होना बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तुम्हें इसे हाइड करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें दिखाना चाहिए सभी को। लांसा बोलता है कि हम इसे अब हाइड नहीं करेंगे। अब ये एलीट क्लास के लिए ट्राई करने लगा है ट्यानलुओ एकेडमी में, पर मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा कि नहीं। कमांडर बोलता है कि एक्चुअली एक अनदर रूट है जो तुम ले सकते हो, अगर तुम मेरे को ट्रस्ट करते हो तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ उसे, मतलब जो मिलिट्री उसे ट्रेन करेगी उसमें रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर ऐसा होगा तो मेरे को लगता है कि वो वॉरगॉड पेविलियन में भी एंटर हो सकता है। लांसा हैरान होता है, बोलता है क्या वॉरगॉड पेविलियन? कमांडर बोलता है हाँ मैं यही बिलीव करता हूँ कि जो ज़ुआन यू के पास है वैसा पोटेंशियल, वो पहुंच सकता है वहां तक। लांसा बोलता है कि नहीं ये ठीक है, अगर मिलिट्री उसे ट्रेन करेगी तो इसका मतलब हम बहुत ज्यादा इनके लिए अलग हो जाएंगे।
जाएंगे। मैं काफी ज्यादा टाइम के लिए उससे सेपरेटेड था अभी कुछ टाइम पहले। अब मुझे समझ आया कि कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने फैमिली के साथ रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे कमांडर सोच रहा होता है अपनी फैमिली के बारे में, कल कुछ इंसिडेंट हुआ होगा। वो बोलता है ठीक है, अगर तुम कभी माइंड को चेंज करोगे तो मेरे साथ आ सकते हो। फिर हम बताया जाता है कि जो लान ज़्वान यू और येलिंग टोंग थे उन्होंने वेलकमिंग एकेडमी को अटेंड नहीं किया, पर उन्हें स्कूल का जो जिम था वहां पे लेके गए। वहां पे ट्राई आउट्स जो थे एलीट क्लास के वो किए जाते हैं, तो वहां पे वो पहुंच जाते हैं सभी बच्चे। एक वहां पे इंस्ट्रक्टर आता है और बोलता है कि तुम जो लोग हो वो बेस्ट स्टूडेंट हो हमारी क्लास के और बेस्ट हो अपनी एज के, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ऐसे एलीट क्लास प्रोग्राम में एक्सेप्ट किए जाओगे। जो एलीट क्लास प्रोग्राम है उसमें हम सिर्फ कुछ ही जीनियसेस को लेंगे, जो कि मतलब काफी ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स में भी जीनियसेस होंगे। हम सिर्फ बेस्टों में बेस्ट को चूज करेंगे। फिर जो एग्जामिनर है उसने एक वेव ऑफ प्रेशर को एमिट किया, वो प्रेशर बच्चों को अफेक्ट कर रहा होता है। उसने ये एक प्रेशर रेजिस्टेंस टेस्ट की तरह परफॉर्म किया था। वो सभी बच्चे जो होते हैं वो अपनी स्पिरिट एबिलिटी को एक्टिवेट कर लेते हैं प्रेशर से बचने के लिए। फिर वो ज़्वानी की तरफ देखता है, वो सोच रहे थे बच्चा ये कैसे मतलब इतना ज्यादा रिलैक्स हो सकता है इस सिचुएशन में। वो बोलते मेरा नाम मू चोंग टियान है, मैं एक एलिमेंट्री टीचर हूँ टियानडाओ स्पिरिट एकेडमी में। जो पहला टेस्ट है वो हम साउल पावर टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम स्पिरिट पावर टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम सब कुछ को एज अ सिमुलेशन मतलब खत्म कर देंगे। सिमुलेशन एक आर्टिफिशियल शायद फाइट टाइप। फिर बताया जाता है लान ज़्वान यू की साउल पावर लेवल 14 पे है। वो सोच रहा था कि इस बच्चे की जो साउल पावर वो इतनी ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है। फिर येलिंग टोंग की हमें साउल पावर दिखाई जाती है, वो 16 होती है। वो सोच रहा था इंस्ट्रक्टर कि ये वन ऑफ द यंगेस्ट है इस ग्रुप में और इस लेवल का साउल पावर सच्ची मुच्ची बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर वो बोलता है कि नेक्स्ट हम स्पीड पावर टेस्ट करेंगे। येलिंग टोंग की स्पीड पावर 37 है, आईबो की स्पीड पावर 48 है, लान ज़्वान यू की स्पीड पावर वो बड़ी ज्यादा हैरान होती है, बोलती ये तो बोलती कि मिस्टर मू क्या तुम देख सकते हो। वो बोलता है कि क्या हुआ, 99 होती है। वो बोलती है कि क्या हम दोबारा टेस्ट करें इसे। इंस्ट्रक्टर बोलता है कोई जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी गलती है मशीन के साथ। वो बोलती है कि लान ज़्वान यू स्पीड पावर 99, स्पीड कनेक्शन रैलम। वो सोच रहे थे ये बच्चा इसके पास ऐसे तो साउल पावर थोड़ी सी वीक है पर इसकी जो स्पीड पावर है बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इंस्ट्रक्टर बोलता है प्रिपेयर करो डाइव करने के लिए स्टिमुलेशन पोर्ट में, हम फाइनल टेस्टिंग को इसी के अंदर करेंगे। जो तुम्हारी साउल पावर कॉम्बैट एबिलिटीज है और बाकी जो एरियाज जिसमें तुम अच्छे हो वो यहाँ पे टेस्ट होंगे फाइनल स्टिमुलेशन में। ज़्वानी बोलता है वाओ ये तो स्टिमुलेशन पोर्ट है, मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे यूज करने के लिए। येलिंग टोंग भी अंदर होती है, वो काफी ज्यादा नर्वस होती है। इंस्ट्रक्टर बोलता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं बच्चों, जिस वे से तुम जा रहे हो कम्प्लीटली नॉर्मल है, तुम एक वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाओगे। फिर वो जो उनके सामने ऐसे ही लोडिंग हो रही होती है वो एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। उन्हें फिर बोला जाता है कि तुम्हारा जो मिशन है वो सर्वाइव करना है इस वर्ल्ड में, ये बैटल होगी लाइफ एंड डेथ। ज़्वानी वहां पहुंच जाता है, वो बोलता है वाओ ये स्टिमुलेटेड वर्ल्ड ऐसा दिखता है, वो ये तो ऐसे लग रहा है कि ये रियल वर्ल्ड है। वेल अलग ही दुनिया पहुंच गए होते हैं, वेल सोर्ड आउट ऑनलाइन की तरह। ज़्वानी ऐसे कूद रहा होता है, यहाँ वो बोलता है कि ये फीलिंग इतनी ज्यादा बुरी नहीं है और मेरी जो सोल पावर है ये तो सेम फील हो रही है जैसे रियल लाइफ में होती है, पर ये है थोड़ा सा चेंज की मतलब यहाँ पे मेरे को कम दर्द हो रही है। वो अपने गाल को पिंच कर रहा होता है। ऐसे तो मैं मतलब बता ही नहीं पा रहा हूँ कि डिफरेंस क्या होता है मतलब स्टिमुलेशन और रियल लाइफ का। वो बड़ा खुश होता है, यहाँ वो कूद रहा होता है, बोल रहा होता है तो बहुत अमेजिंग है, टेक्नोलॉजी सच्ची मुझे बड़ा अमेजिंग है। वो सोचता है नहीं मैं यहाँ पे खेलने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि वो उसे इंस्ट्रक्टर की बात याद आती है कि तुम्हारा फाइनल टेस्ट है, इसके अंदर तुम्हें स्टिमुलेशन के वर्ल्ड के अंदर तुम्हें सर्वाइव करना है। वो ऐसे बैठ जाता है डॉग के पास पॉन्ड पे। वो बोल रहा था ये फीलिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी है स्टिमुलेशन की, यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर एलिमेंटल्स भी हैं, ये परफेक्ट है मेरी साउल स्पिरिट के लिए, मेरे को लगता है मैं श्योरली सर्वाइव कर लूंगा। वो ऐसे बच्चों को देख रहे होते हैं स्क्रीन में। वो लड़की बोल रही थी बच्चे आज के दिन भी, वो इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है कि इनके पास कॉमन नॉलेज नहीं है। वो लड़की बोलती है कि वेल वैसा ही होता है, जो बच्चे हैं वो सिटी में ग्रो अप होते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है उनके पास मतलब वाइल्डनेस के साथ इंटरेक्ट होने के लिए, तो इसलिए उन्हें ये नहीं पता कि मतलब कितना ज्यादा हाई चांस होता है स्पिरिट बीस्ट में जो कि पानी के पास होते हैं उन्हें एनकाउंटर करने के लिए। ज़्वानी कुछ फील करता है और वो पत्थर के बीच छुप जाता है। वो बोलता है ये क्या चल रहा है, वहाँ पे एक बीस्ट टाइप होता है। वो बोलता है ये हिप्पो है, फादर ने मुझे बताया था। वो बहुत ज्यादा लार्ज बीस्ट होते हैं जिनके पास बड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, इनके पास ग्रेट डिफेंस एबिलिटीज होती हैं और वो ऐसे काम होते हैं और फ्रेंडली होते हैं। ये ऐसे हिप्पो तो शायद मेरे को लगता है कि 800 ईयर ओल्ड है। वो हिप्पो पानी में खेल रहा होता है। ज़्वानी बोलता है कि वाओ ये तो बहुत ज्यादा कूल है, ऐसा लग रहा है कि मैं जू में हूँ। वो सोचता है कि हाँ फादर ने बोला था कि जो हाईएस्ट क्लास वेकेशन है वो भी अवेलेबल थी, मतलब जो ट्रिप थी टू बीस्ट प्लेनेट में, एक को बोला जाता था ड्रैगन एम्परर प्लेनेट और दूसरे को बोला जाता है ड्रैगन किंग प्लेनेट, मतलब हाईएस्ट क्लास वेकेशन यानी ज्यादा पे करना पड़ता है वहां जाने के लिए। ज़्वानी बोलते मैं यही वंडर कर रहा हूँ कि वो कैसे दिखते होंगे, क्या वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ड्रैगन होते होंगे क्या। ज़्वानी फिर कुछ फील करता है। वो एक इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है ये बच्चा तो ऐसे देखने में क्यूट है पर ये बहुत बुरा है, ये एलिमिनेट होने वाला है। ज़्वानी फील करता है और वो डोज करता है, उसकी तरफ एक अटैक किया होता है। ज़्वानी फिर पीछे की तरफ देखता है हैरानी से, वहाँ पे वोल्व्स आगे होते हैं बहुत ज्यादा। ज़्वानी सोच रहा था क्या 100 ईयर नेदर
वोल्व्स और यहाँ पे 3 है। मेरे को लेवल 30 के आसपास होना पड़ेगा इनके साथ डील करने के लिए और इन्हें हैंडल करने के लिए। इनकी जो स्ट्रेंथ और स्पीड है मैं क्या करूं। फिर उसे याद आता है कि नाना ने बोला था जब भी तुम ट्रैवल में होंगे तुम्हें पैनिक नहीं करना है। उसके फादर की बात याद आती है उसी की जो नेदर वोल्फ होते हैं वो इनिशिएटली कुछ ज्यादा सस्पिशियस होते हैं। वो ऐसे अटैक नहीं करते हैं हेड ऑन, वो पहले देखते हैं टारगेट की वीकनेस के ऊपर। जॉनी फिर सोचता है तो अच्छा इन दूसरे वर्ड्स में ऐसे तो वो बहुत सारा डेंजरस एनिमी है तो उन्हें हम डरा सकते हैं। वो फिर अपने हाथ को ब्लू सिल्वर ग्रास से कवर कर लेता है और एक एनर्जी बॉल को क्रिएट करता है। जो वॉल्स होते हैं वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं। जॉनी फिर दोनों हाथों पे एनर्जी बॉल को क्रिएट कर लेता है और बोलता है कि अगर तुम करना चाहते हो अटैक तो करो। वो फिर ऐसे आगे की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो वॉल्स डर के थोड़े से पीछे की तरफ मूव करते हैं। फिर जॉनी मुड़ता है और भाग रहा होता है। बीस्ट भी हैरान होते हैं। इंस्ट्रक्टर सोच रहा था इसने भागने की सोची। जो वॉल्स होते हैं वो आसानी से देख सकते हो टारगेट कर सकते हैं किसी के भी वीक स्पॉट को। जब भी मतलब कोई इंसान उनके सामने भागता है तो कितने ज्यादा टाइम तक भाग सकता है, क्या वो मतलब वॉल्स से बच सकता है। ऐसे जॉनी ऐसे भाग रहा होता है। वो जो वॉल्स होते हैं वो उसके पीछे पड़े होते हैं। जॉनी पीछे मुड़ के देख रहा होता है। फिर जॉनी आगे जो एनर्जी बॉल्स क्रिएट की होती है उसने उसे आगे की तरफ शूट करता है। वो हिप्पो को लगती है। हिप्पो को बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो चिल्लाता है। जॉनी जल्दी से उसकी पीठ के ऊपर कूद के भाग जाता है। फिर वो 3 एनर्जी बॉल्स को आगे की तरफ फेंकता है और वो वॉल्फ की तरफ से मुड़ के हिप्पो की तरफ आ रहे होते हैं। हिप्पो बड़ा गुस्सा होता है। वेल हिप्पो ने ये सोचना कि वॉल्फ अटैक कर रहे हैं उसकी तरफ। वो तीनों अटैक्स वॉल्फ की तरफ से आ रहे होते हैं। हिप्पो गुस्से से चिल्लाता है और उन एनर्जी बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन वॉल्फ्स को घेर लेता है। वेल उनके सामने खड़ा हो जाता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 10 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिजूल लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।